एजीबी में अपन पिछले क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था सिलेक्शन, चयन। इसमें चयन के मैंने आपको दो प्रकार बताए थे, एक तो प्राकृतिक चयन। एक मिनट सर। प्राकृतिक चयन, दूसरा क्या था? कृत्रिम चयन। बिना अगर किसी मानवीय हस्तक्षेप के, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप, या अपन कह सकते हैं बिना किसी बाह्य बल के अगर किसी प्रकार का चयन होता है प्रकृति के द्वारा, तो उसको अपन क्या कहते हैं? प्राकृतिक चयन। कृत्रिम चयन मानव के द्वारा किए गए, मानव के द्वारा कोई बाह्य फोर्स लगा के या बाह्य बल लगा के अगर किसी भी गुण के आधार पर, उसकी भारी आकार के आधार पर या किसी लक्षण के आधार पर किसी पशु का चयन किया जाता है, दो पशुओं का अगर चयन किया जाता है तो उसको अपन कहते हैं कृत्रिम चयन। सही है, उसको क्या कहते हैं? कृत्रिम चयन। कृत्रिम चयन के बाद बाकी अपन इनके चयन करने के अलग अलग तरीके मैंने आपको बताए थे। कृत्रिम चयन होता है, एक पहला इसमें बताया था लक्षणात्मक चयन। लक्षणात्मक चयन, लक्षणात्मक चयन जो बाह्य लक्षणों के आधार पर किसी पशु के बाह्य लक्षणों के आधार पर चयन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? लक्षणात्मक चयन। इसमें इसको इंडिविजुअल सिलेक्शन भी कहा जा सकता है। इंडिविजुअल सिलेक्शन, इंडिविजुअल सिलेक्शन जो है वो एक सबसे अच्छा प्रकार का सिलेक्शन माना गया है। किसी भी पशु के चयन के अंदर चयन करने के लिए लक्षणात्मक चयन है या इंडिविजुअल सिलेक्शन जो है वो एक सबसे अच्छे प्रकार का सिलेक्शन माना गया है। इसमें आपको ध्यान रखना है। एक होता है हेरिटेबिलिटी, इसी के अंदर कई डेफिनेशंस आती है। हेरिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी संतति के अंदर, सही है, पेरेंट्स से या माता पिता से किसी भी जीन के द्वारा किसी लक्षण का स्थानांतरण होना, संतति के अंदर किसी भी माता पिता से संतति के अंदर किसी जीन का स्थानांतरित होना, ये गुण क्या कहलाता है? हेरिटेबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? हेरिटेबिलिटी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है यथार्थता। यथार्थता, इसके पहले अपन एक ब्रीडिंग वैल्यू के बारे में देखते हैं। ब्रीडिंग वैल्यू क्या होती है? ब्रीडिंग वैल्यू किसी भी गुण के आधार के पर अपन बात करें तो ब्रीडिंग वैल्यू का मतलब होता है कि किसी लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना। सही है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई लक्षण अगर जाता है तो उसको बोला जाता है ब्रीडिंग वैल्यू। अब ब्रीडिंग वैल्यू जो होती है अलग अलग पशुओं की अलग अलग होती है। सही है, अलग अलग पशुओं की ब्रीडिंग वैल्यू जो होती है अलग अलग होती है। अगर अपन बात करें किसी पशु की, वो अपने लक्षण को संतति में कितना पहुंचा सकता है, सही है, अपनी संतति में उसका कितना प्रदर्शन हो सकता है किसी लक्षण का, उसे उसकी ब्रीडिंग वैल्यू कहा जाता है। और ये ब्रीडिंग वैल्यू जो होती है ये हर जीव की अलग अलग होती है। अब यथार्थता क्या होती है? यहाँ पे देखो, एक तो ब्रीडिंग वैल्यू जो होती है उसकी संतति के आधार पर मापी जाती है। जो वास्तविक जो ब्रीडिंग वैल्यू है वो उसकी संतति को देख के, संतति में उसके लक्षण देख के उसके आधार पर अपन उसको मापते हैं। लेकिन यथार्थता की अगर बात करते हैं तो ब्रीडिंग वैल्यू दो प्रकार की हो सकती है। एक तो हो सकती है वास्तविक, एक हो सकती है कल्पनात्मक। ये दो प्रकार की ब्रीडिंग वैल्यू हो सकती है। कल्पनात्मक ब्रीडिंग वैल्यू वो ब्रीडिंग वैल्यू है जो अपन किसी नर और मादा को अगर प्रजनन के लिए चुनते हैं, चयन करते हैं, किसी नर और मादा का प्रजनन के लिए अगर चयन करते हैं तो उस समय उसके लक्षणों को देख के, उस समय उसके बाह्य लक्षणों को देख के या लक्षणात्मक चयन के आधार पर अपन ये तय करते हैं कि उसकी ब्रीडिंग वैल्यू कितनी होगी। सिर्फ अपन अनुमान लगाते हैं या अपन कल्पना करते हैं उस चीज़ की कि इसकी ब्रीडिंग वैल्यू जो होती है वो इतनी होगी। सही है, वो अपन ने कल्पना की। अब जैसे ही अपन उसको कल्पना तो अपन ने कर ली, ब्रीडिंग वैल्यू अपन ने निकाल ली, कल्पनात्मक ब्रीडिंग वैल्यू अपन ने निकाल ली, अनुमानित ब्रीडिंग वैल्यू अपन ने निकाल ली। उसके बाद में क्या होता है? इन दोनों का क्रॉस करवाया जाता है, नर और मादा का। जो अपन ने जिससे नर और मादा का सिलेक्शन किया है, चयन किया है लक्षणों के आधार पर, उनका आपस में क्या करवाया जाएगा? प्रजनन करवाया जाएगा।
प्रजनन करने के बाद उनकी क्या उत्पन्न होगी? संतति उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? संतति उत्पन्न होगी। और इस संतति के आधार पर कि नर और मादा से कितने लक्षण इस संतति में ट्रांसफर हुए हैं, कितने लक्षण इस संतति के अंदर स्थानांतरित हुए हैं, यानी कि अपन कह सकते हैं कि कोई भी संतति अपने माता पिता के समान कितने ज़्यादा लक्षण प्रदर्शित कर रही है। सही है, कोई भी संतति अपने माता पिता के समान कितने ज़्यादा लक्षण प्रदर्शित कर रही है, उसको उस माता पिता का ब्रीडिंग वैल्यू कहा जाता है। सही है, तो एक तो कल्पनात्मक, जब संतति उत्पन्न नहीं हुई थी, क्रॉसिंग नहीं कराई थी अपन ने, उसके पहले अपने कल्पना की थी, अपने उसका अनुमान लगाया था ब्रीडिंग वैल्यू का, तो वो तो हो गई कल्पनात्मक ब्रीडिंग वैल्यू। इसके बाद में संतति उत्पन्न होने के बाद में अपन इसके वास्तविक कि कितने लक्षण संतति के अंदर प्रदर्शित हो रहे हैं, उसके आधार पर, संतति के आधार पर अपन ब्रीडिंग वैल्यू पता करते हैं, उसको बोला जाता है वास्तविक। और कल्पनात्मक ब्रीडिंग वैल्यू और वास्तविक ब्रीडिंग वैल्यू के बीच में जो संबंध होता है उसको अपन क्या कहते हैं? यथार्थता। उसको अपन क्या कहते हैं? यथार्थता। ये भी आपको ध्यान रखनी है, इसको भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक होता है बहुजीनी गुण, एक डेफिनेशन बहुजीनीय गुण, बहुजीनीय गुण या पॉलीजेनिक ट्रेट। पॉलीजेनिक ट्रेट वो गुण जो एक से ज़्यादा जीन के द्वारा संबंधित होते हैं, या अपन कह सकते हैं कि वो गुण जो एक से ज़्यादा जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं या एक से ज़्यादा जीन के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, ऐसे गुणों को बहुजीनीय गुण कहा जाता है। बहुजीनीय गुण के कई एग्जाम्पल हैं, जैसे कि गोवंश में दुग्ध उत्पादन, गोवंश में दुग्ध उत्पादन, ये दुग्ध उत्पादन का जो प्रोसेस है वो एक से ज़्यादा जीनों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सही है। इसके अलावा कुत्तों में प्रजनन, कुत्तों में प्रजनन ये भी एक से ज़्यादा जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। या भेड़ों में जन्म के समय जो वेट होता है, भेड़ों में या मेमनों में जन्म के समय जो वेट होता है, वजन होता है, वो भी एक से ज़्यादा जीनों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सही है। तो ये हो गया इसके बहुजीनीय एग्जाम्पल, बहुजीनीय गुण के उदाहरण हो गए। इसके अलावा एक आता है सिंपली इनहेरिटेड ट्रेट। सिंपली इनहेरिटेड ट्रेट ऐसे गुण जो एक जीन के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं, ऐसे गुण जो केवल एक जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ऐसे गुणों को सिंपली इनहेरिटेड ट्रेट कहा जाता है। इसके उदाहरण की अगर बात करें तो गोवंश में सींग का उपस्थित होना, इसका उदाहरण हो गया गोवंश में सींग उपस्थित होना, यानी सींग की जो जीन होती है, गोवंश के अंदर सींग की जो जीन होती है वो एक लक्षण के द्वारा कंट्रोल होती है, या अपन कह सकते हैं एक जीन के द्वारा कंट्रोल होती है। गोवंश में जो गोवंश में सींग पाए जाने का जो लक्षण है वो एक ही जीन के द्वारा कंट्रोल होता है, इसलिए इसको कहा जाता है सिंपली इनहेरिटेड ट्रेट। लक्षणात्मक चयन हो गया पूरा, लक्षणों के आधार पर चयन करना। लक्षणात्मक चयन के बाद में आता है नस्ल को बीच में चयन करना या अंतर नस्ल चयन, दूसरा इसका टाइप है। कृत्रिम चयन का दूसरा टाइप है अंतर नस्ल चयन। अंतर नस्ल चयन, यहाँ पे अंतर नस्ल का मतलब होता है कि कुछ नस्लों के बीच में, यानी कि बहुत सारी नस्लें होती है, उनके बीच में किसी एक अच्छी नस्ल का चूज करना। सही है, किसी अच्छी नस्ल का चयन करना। जैसे कि मान लो मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ कई नस्ल, जैसे कि देसी गाय की बात करें तो देसी गाय से, इसके अलावा जर्सी, इसके अलावा गिर,
इसके अलावा होलिस्टन फिशर, ये नस्ल है, गायों की क्या है, नस्ल है। तो इनके बीच में अपन को क्या करना है, इनके बीच में चयन करना है कि कौन नर बनेगा या कौन मादा बनेगा, सही है। उसमें आप ऐसी क्या चीज़ हो, आपको क्या चाहिए संतति के अंदर, वो लक्षण चाहिए जो अपन को किसके अंदर हो, इसकी माता पिता के अंदर जो लक्षण हो वो अपन को संतति के अंदर चाहिए। जैसे कि मान लो आपको चाहिए कि उसकी संतति, मतलब आप जिनके बीच में भी आपस में क्रॉस करवाते हैं, सही है, जिनके बीच में भी आप क्रॉस करवाते हैं नर और मादा के बीच में, तो उनमें उनकी संतति जो प्राप्त होगी उसमें वो लक्षण उपस्थित होना चाहिए, ऐसे लक्षण का आप चूज करें। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखें तो अधिक दूध उत्पादन, अधिक दुग्ध उत्पादन आप चाहते हैं, कोई पशुपालक चाहता है कि उसका जो संतति उत्पन्न हो उसमें अधिक मिल्क प्रोडक्शन की कैपेसिटी हो, सही है। तो आप इनमें से किस को चूज करेंगे, जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली है उसी का चूज करेंगे, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली होगी उसी का चूज करेंगे, उसी का नर और उसी का मादा आप चूज करेंगे। उसके बाद में जो संतति उत्पन्न होगी वो अधिक दूध देने वाली उत्पन्न होगी। तो आप, मैं जैसे कि मान लो मैं होलिस्टन फिशर चूज करता हूँ, इसके अंदर होलिस्टन फिशर, क्योंकि होलिस्टन फिशर जो होती है वो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करती है। अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में गिर जो है वो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करने वाली गाय होती है, सही है। तो यहाँ चूज करना है अधिक दूध उत्पादन, तो इसके लिए नस्लों के बीच में जो चयन किया जाता है, नस्लों के बीच में इसमें कई कारक शामिल होते हैं। जैसे कि मान लो मैं गिर चुनता हूँ तो गिर में कई चीज़ें शामिल होती हैं, कई चीज़ें कैसे, जैसे कि ये अधिक दूध उत्पादन देने वाली गाय है, एक पहला लक्षण, अधिक दूध उत्पादन वाली गाय है। इसके अलावा इसमें कई लक्षण हो सकते हैं, ये अधिक तापमान को भी सहन कर सकती है, अधिक तापमान को भी सहन कर सकती है। इसके अलावा इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च होती है, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च होती है। ये अपने किसके आधार पर ये डिसाइड किया है, ये सारे लक्षण अपन किसके आधार पर डिसाइड कर रहे हैं, इसके नस्ल के आधार पर, गाय के नस्ल के आधार पर अपन ये चूज कर रहे हैं। अब भैंस की बात करें तो भैंस में एक होती है सूरती, इसके अलावा मुर्रा। इनमें से आप किसका चूज करेंगे, इनमें से अगर आपको अधिक दूध देने वाली गाय चाहिए, सही है, तो मुर्रा चूज करेंगे। अधिक फैट वाली अगर आपको, जिसमें फैट, जिसके मिल्क में ज़्यादा फैट हो, तो वो चाहिए तो आपको जाफराबादी चूज करनी होगी, सही है। तो वो किसके आधार पर अपन चूज कर रहे हैं, अपन अलग अलग नस्लों के अंदर उसका चयन कर रहे हैं जिससे अपन को संतति प्राप्त करनी है। तो इसे कहा जाता है अंतर नस्ल चयन। क्या कहा जाता है उसको, अंतर नस्ल चयन, या अपन कह सकते हैं नस्लों के मध्य चयन। इसको एक नाम और लिख सकते हैं, नस्लों के मध्य, नस्लों के मध्य चयन, इसको कहा जा सकता है नस्लों के मध्य चयन, क्योंकि अपन एक से ज़्यादा नस्लों के बीच में आपस में चयन कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन कर रहे हैं कि कौन सी जो नस्ल है वो अच्छी संतति उत्पन्न करने के लायक है। इसके बाद में एक टॉपिक आता है मेटिंग। मीटिंग या इसको बोला जाता है समागम। क्या बोला जाता है इसको, समागम, मीटिंग। मीटिंग क्या होता है, अपन ने चयन किया, किसी भी नस्ल का चयन किया, सही है, अपन ने उसके बाह्य लक्षणों के आधार पर, उसके वेट के आधार पर, या उसके उत्पादन के आधार पर, उसके पाई जाने की कैपेसिटी के आधार पर कि कौन से पर्यावरण में ये ज़्यादा सेट हो सकती है, ज़्यादा पाई जा सकती है। इसके अलावा उसमें रोग प्रतिरोधकता देख के, ये सारे लक्षण देख के अपन क्या करते हैं, अपन किसी नस्ल का चयन करते हैं, किसी गाय में किसी और नस्ल का चयन करते हैं, किसी बैल का चयन करते हैं, या किसी मादा का या गाय का चयन करते हैं। चयन करने के बाद उनका आपस में क्या कराया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है। उनका आपस में क्या करवाया जाता है, प्रजनन। सेलेक्ट किए हुए नर और मादा का आपस में क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, प्रजनन करवाया जाता है, और इससे क्या प्राप्त होती है, संतति। तो अपन ये जो क्रॉस करवा रहे हैं, प्रजनन करवा रहे हैं, इस विधि को मेटिंग कहा जाता है।
यानी कि चुने हुए, चयन किए हुए नर और मादा के बीच में अगर अपन मेटिंग या प्रजनन करवाते हैं तो नर चूज किए हुए नर और मादा में प्रजनन की क्रिया करवाते हैं तो उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, मेटिंग कहा जाता है, उसको समागम कहा जाता है। सही है, समागम कहा जाता है। किसी भी जीन या परिवर्तन के लिए या संतति प्राप्त करने के लिए, अच्छी संतति प्राप्त करने के लिए, अच्छी संतति या जीनीय परिवर्तन प्राप्त करने के लिए, जीनीय परिवर्तन प्राप्त करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। जीनीय परिवर्तन प्राप्त करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला चयन, दूसरा मेटिंग। जीनीय परिवर्तन का क्या मतलब है? यहाँ पे जीनीय परिवर्तन का क्या मतलब है? जीनीय परिवर्तन का मतलब है, देखो यहाँ पे नर में जीन अलग है कि नहीं है, मादा में जीन अलग है, सही है। तो एक पीढ़ी से ये प्रथम पीढ़ी हो गई, ये दूसरी पीढ़ी हो गई, संतति उत्पन्न होना, ये दूसरी पीढ़ी हो गई। तो पहली पीढ़ी से नेक्स्ट पीढ़ी में जीनों का परिवर्तन, क्योंकि नर और मादा में अलग अलग जीन है। ये अपन ने चूज किया नर जिसके अंदर अलग जीन थे, मादा अपन ने चूज किया, अपन ने इसका चयन किया, इसके अंदर अलग प्रकार के जीन थे। इन दोनों का आपस में क्या करवाया? मेटिंग करवाया, प्रजनन करवाया। प्रजनन करवाने के बाद इन दोनों के मिले जुले लक्षण या मिले जुले जीन जो है वो किस में जाएंगे? संतति के अंदर जाएंगे। तो संतति के अंदर जो जीन है वो इनसे परिवर्तित मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? इनसे अलग मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे। तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को जीन परिवर्तन कहा जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीनों का परिवर्तन होना, सही है, उसको क्या कहा जाता है? जीन परिवर्तन। तो अच्छी संतति प्राप्त करने के लिए, अच्छी संतति तभी प्राप्त होगी अपन को जब अपन ने नर और मादा, जो अपन ने सिलेक्ट नर और मादा किए हैं, मेल और फीमेल को सिलेक्ट किया है, उनके वांछित लक्षण अगर अपन को संतति में देखने को मिलते हैं, उनके वांछित लक्षण, नर और मादा के वांछित लक्षण जो अपन ने चूज किए हैं, जो अपन ने उनके लक्षणों का चयन किया है कि ये लक्षण उसकी संतति में आने ही चाहिए, सही है, ऐसे लक्षणों का चयन किया है। और अगर ऐसे लक्षण किसी संतति के अंदर अपन को चाहिए तो उसको, तभी तो वो अच्छी संतति प्राप्त होगी अपन को, तभी तो वो अच्छी संतति प्राप्त होगी, या अपन इसको जीन परिवर्तन भी कह सकते हैं, सही है। अब नर और मादा अच्छी संतति कब प्राप्त होगी? जब नर और मादा अपन सेलेक्ट करें, अपन उनके लक्षणों के आधार पर, उनके पाए जाने की प्रकृति के आधार पर अपन सेलेक्ट करते हैं, उनका चयन करते हैं, उसके बाद उनके बीच में क्या करवाते हैं? मेटिंग करवाते हैं। मेटिंग करवाने के बाद जो संतति प्राप्त होती है वो एक प्रकार के अपन कह सकते हैं कि ये अच्छी संतति है, क्योंकि उसमें वो लक्षण, वो वांछित लक्षण उपस्थित है जो अपन को चाहिए, जैसे कि अधिक मिल्क उत्पादन करना, अधिक दूध उत्पादन करना हो गया, सही है। इसके अलावा अधिक भार, जन्म के समय भार अधिक ग्रोथ करना, सही है, ग्रोथ रेट ज़्यादा होना, ये सारे लक्षण इसके अंदर उपस्थित हो, तभी अपन इसको कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की अच्छी संतति है, या इसमें जीन परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब अधिक प्रजनन मूल्य वाली अगर संतति प्राप्त करनी है, अधिक प्रजनन मूल्य यानी कि ब्रीडिंग वैल्यू, अधिक प्रजनन मूल्य की अगर अपन को संतति प्राप्त करनी है तो क्रॉस किन के बीच में कराया जाएगा? अधिक, अगर अपन को संतति, अधिक ब्रीडिंग वैल्यू वाली संतति अगर अपन को प्राप्त करनी है तो सिलेक्शन जो होता है वो अपन कह सकते हैं कि ये जो मेटिंग है किन किन के बीच में करवाई जाती है? देखो, उच्च प्रजनन मूल्य, उच्च प्रजनन मूल्य का नर, इसका क्रॉस अपन करवाते हैं उच्च प्रजनन मूल्य की मादा से, उच्च प्रजनन मूल्य की मादा से। अगर अपन उच्च प्रजनन मूल्य यानी कि हाई ब्रीडिंग वैल्यू के मेल की अगर क्रॉस अपन करवाते हैं मेटिंग उच्च प्रजनन मूल्य की मादा से, तो इससे जो संतति प्राप्त होती है वो उच्च क्या होगी? उच्च ब्रीडिंग वैल्यू वाली संतति प्राप्त होगी, उच्च ब्रीडिंग वैल्यू की संतति प्राप्त होगी। अगर मैं क्रॉस कराता हूँ निम्न प्रजनन वैल्यू,
यानी कि निम्न ब्रीडिंग वैल्यू की नर, इसका क्रॉस मैं करवाता हूँ निम्न ब्रीडिंग वैल्यू की मादा से। अगर ये क्रॉस अपन करवाते हैं तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी उच्च प्रजनन मूल्य की संतति प्राप्त होती है, उच्च प्रजनन मूल्य की। अब ये उच्च प्रजनन मूल्य जो है, ये वाला उच्च प्रजनन मूल्य ये इन दोनों के कंपैरिजन में है। निम्न ब्रीडिंग वैल्यू का नर और निम्न ब्रीडिंग वैल्यू की मादा का अगर क्रॉस करवाते हैं तो जो संतति उत्पन्न होगी उसमें ब्रीडिंग वैल्यू इन दोनों से तो ज्यादा ही होगी। ये जो अपने निम्न ब्रीडिंग वैल्यू की प्रजनन वैल्यू की मादा और नर लिए हैं उनसे तो ज्यादा ही होगी, इसके अंदर ब्रीडिंग वैल्यू इसकी तो ज्यादा ही होगी। इसलिए अपन इनकी तुलना में कह सकते हैं कि जो संतति प्राप्त हुई है वो उच्च प्रजनन मूल्य की संतति प्राप्त हुई है। तो ये दो प्रकार के क्रॉस अपन करवा सकते हैं, जिससे क्या होता है कि माता पिता से तुलना अपन माता पिता से कर रहे हैं, माता पिता से उच्च ब्रीडिंग वैल्यू की संतति अपन को प्राप्त होती है। अगर मैं मान लो उच्च प्रजनन मूल्य का नर अगर लेता हूँ, निम्न प्रजनन मूल्य की अगर मादा लेता हूँ, सही है, तो जो संतति प्राप्त होगी वो जरूरी थोड़ी है कि इससे भी ज्यादा प्राप्त हो, क्योंकि इसमें एक धब्बा लगा हुआ है निम्न ब्रीडिंग वैल्यू का। ये इसको ब्रीडिंग वैल्यू को घटाएगा, इसकी ब्रीडिंग वैल्यू को कम कर देगा। इससे तो उच्च प्राप्त होगी लेकिन इससे निम्न प्राप्त होगी। जो संतति प्राप्त होती है वो इससे तो नीचे रहेगी लेकिन इससे ऊपर रहेगी, तो इसको अपन उच्च ब्रीडिंग वैल्यू नहीं कह सकते, क्योंकि उच्च ब्रीडिंग वैल्यू उसे कहा जाता है जो माता और पिता दोनों से उच्च हो। अब यहाँ पे मैंने क्रॉस करवाया था उच्च प्रजनन मूल्य और उच्च प्रजनन मूल्य की मादा और नर, ये क्रॉस करवाया तो जो संतति उत्पन्न होगी वो इन दोनों के ब्रीडिंग वैल्यू से हाई प्राप्त होगी, सही है। जो संतति प्राप्त होगी उसमें ब्रीडिंग वैल्यू इन दोनों से हाई प्राप्त होगी। अगर निम्न प्रजनन वैल्यू का नर और निम्न प्रजनन वैल्यू की मादा पर का क्रॉस अपन मेटिंग करवाते हैं तो संतति उत्पन्न होती है वो इन निम्न के नर और निम्न मादा इन दोनों से उच्च ब्रीडिंग वैल्यू की संतति प्राप्त होगी, सही है। तो इसको अपन उच्च ब्रीडिंग वैल्यू वाली कह सकते हैं। अब एक बार आप सोच के देखो, उच्च प्रजनन मूल्य का अगर नर लेते हैं या निम्न प्रजनन वैल्यू की मादा लेते हैं, यानी कि इसमें और इसमें क्रॉस करवा रहे हैं अपन, तो जो संतति प्राप्त होगी वो इससे तो अच्छी होगी, क्योंकि ये तो निम्न ब्रीडिंग वैल्यू की है, इससे तो अच्छी होगी लेकिन इससे अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ये तो उच्च ब्रीडिंग वैल्यू का नर है, तो इससे अच्छी नहीं होगी, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है निम्न ब्रीडिंग वैल्यू का वो इसकी ब्रीडिंग वैल्यू जो उच्च है उसको दबा देगा। जिस वजह से क्या होता है इन दोनों के बीच में जो प्रजनन के बाद जो संतति पैदा होती है उसकी ब्रीडिंग वैल्यू इन दोनों के बीच में रह जाएगी। उच्च प्रजनन मूल्य के नर और निम्न प्रजनन मूल्य की मादा इन दोनों के बीच में रह जाएगी, और बीच में रहेगी तो अपन उसको उच्च प्रजनन मूल्य की संतति नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें जो नर है वो तो उच्च प्रजनन वैल्यू का है, इससे ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि नर और मादा दोनों से ही ज्यादा ब्रीडिंग वैल्यू होनी चाहिए। अब यहाँ पे ऐसे करा के देख लो, निम्न ब्रीडिंग वैल्यू का नर और उच्च ब्रीडिंग वैल्यू की मादा, इनका क्रॉस करा के देख लो, जो संतति प्राप्त होती है वो इससे तो ज्यादा हो जाएगी निम्न ब्रीडिंग वैल्यू के नर से तो उसकी ब्रीडिंग वैल्यू ज्यादा हो जाएगी लेकिन मादा से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये नर का जो है नर की ब्रीडिंग वैल्यू है वो मादा की ब्रीडिंग वैल्यू को भी दबा देगी, तो इनके बीच की ब्रीडिंग वैल्यू प्राप्त होगी, सही है। तो इसको भी अपन उच्च ब्रीडिंग वैल्यू नहीं कह सकते। ये आ गया समझ में? यानी कि अपन एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उच्च ब्रीडिंग वैल्यू की संतति प्राप्त करने के लिए क्रॉस किस किस के बीच में करवाया जाए, क्वेश्चन ये आता है, मान लो कि उच्च ब्रीडिंग वैल्यू की संतति प्राप्त करनी है, उच्च ब्रीडिंग वैल्यू, देखो क्वेश्चन कैसे आता है, और इसको क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन आता है कि उच्च ब्रीडिंग वैल्यू की संतति प्राप्त करने के लिए कौन सा क्रॉस सही है। संतति प्राप्त करने के लिए कौन सा क्रॉस सही है, कौन सा मेटिंग सही है। अब इसमें ऑप्शन दे सकता है, पहला हाई ब्रीडिंग वैल्यू मेल, इसका क्रॉस करवाते हैं अपन हाई ब्रीडिंग वैल्यू
हाई ब्रीडिंग वैल्यू फीमेल से। एक तो ये हो गया क्रॉस। दूसरा लो ब्रीडिंग वैल्यू मेल, इसका क्रॉस करवाते हैं लो ब्रीडिंग वैल्यू फीमेल से। एक ये क्रॉस हो गया। तीसरा लो ब्रीडिंग वैल्यू मेल, इसका क्रॉस करवाते हैं हाई ब्रीडिंग वैल्यू फीमेल। सही है। चौथा क्रॉस ये हो गया हाई ब्रीडिंग वैल्यू मेल और लो ब्रीडिंग वैल्यू फीमेल। लो ब्रीडिंग वैल्यू फीमेल। इसमें बताओ सही आंसर कौन सा है? इनमें सही आंसर होगा एक तो ये और ये, दोनों इसके सही आंसर है, ये दोनों गलत आंसर। क्यों है ये अभी थोड़ी देर पहले मैं समझा चुका हूँ कि हाई ब्रीडिंग वैल्यू अगर है और हाई ब्रीडिंग वैल्यू मेल और फीमेल दोनों हाई ब्रीडिंग वैल्यू है तो संतति होगी वो इन दोनों से भी हाई होगी, इससे भी हाई होगी और इससे भी हाई होगी। तो उसको अपन कह सकते हैं उच्च ब्रीडिंग वैल्यू या हाई ब्रीडिंग वैल्यू की संतति अपन कह सकते हैं। यहाँ पे लो ब्रीडिंग वैल्यू मेल, लो ब्रीडिंग वैल्यू फीमेल, इसको भी अपन उच्च ब्रीडिंग वैल्यू की संतति कहेंगे, क्योंकि जो संतति उत्पन्न होती है वो इससे भी ज़्यादा ब्रीडिंग वैल्यू लेके पैदा होगी और फीमेल से भी ज़्यादा ब्रीडिंग वैल्यू लेके पैदा होगी, क्योंकि इसकी भी लो है और इसकी भी लो है। तो संतति उत्पन्न होगी वो इन दोनों से ज़्यादा ही होगी। संतति उत्पन्न होगी उसकी ब्रीडिंग वैल्यू इससे भी ज़्यादा होगी और इससे भी ज़्यादा होगी। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार से हाई ब्रीडिंग वैल्यू की संतति है। और ये हाई ब्रीडिंग वैल्यू है, ये अपन तुलना किससे कर रहे हैं? तुलना उसके माता पिता से कर रहे हैं। तीसरा ये गलत क्यों है? लो ब्रीडिंग वैल्यू का मेल और हाई ब्रीडिंग वैल्यू की फीमेल अगर इनका क्रॉस करवाते हैं तो संतति जो प्राप्त होगी वो इससे मेल से तो हाई होगी लेकिन इस फीमेल से लो होगी। यानी कि जो संतति है उसकी ब्रीडिंग वैल्यू इस मेल से तो हाई होगी, क्योंकि ये पहले से ही लो ब्रीडिंग वैल्यू का मेल है, तो लो ब्रीडिंग वैल्यू का मेल है, तो जो संतति प्राप्त होगी वो इससे तो हाई होगी और इससे लो रह जाएगी। तो दोनों से एक से तो हाई है और एक से लो है, इसलिए अपन इसको उच्च ब्रीडिंग वैल्यू नहीं कह सकते, क्योंकि उसके माता की पहले से ही उच्च है। उच्च ब्रीडिंग वैल्यू वाली संतति उसे कहते हैं जो माता और पिता दोनों से उच्च हो। चौथा हाई ब्रीडिंग वैल्यू मेल और लो ब्रीडिंग वैल्यू फीमेल। संतति उत्पन्न होगी वो इससे तो ज़्यादा हो जाएगी लेकिन इससे कम रह जाएगी। वही वाली बात है, बीज का पैदा होगा, बीज की ब्रीडिंग वैल्यू लेके पैदा होगा, तो इसको भी अपन गलत कह सकते हैं कि इससे भी जो संतति प्राप्त होगी वो लो ब्रीडिंग वैल्यू की संतति प्राप्त होगी। मेटिंग है, मेटिंग के बारे में 3 उद्देश्य यहाँ पे बताए गए हैं कि 3 प्रकार के उद्देश्य होते हैं जिनकी वजह से मेटिंग करवाई जाती है। वो 3 प्रकार के उद्देश्य अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।